हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आप लोग खुशहाल होंगे, बेमिसाल होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो टुडे आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड उसके अंदर वील बी स्टडिंग परफेक्ट कंपटीशन। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि मार्केट क्या है। तो मार्केट मतलब हिंदी में सिंपल सी बात करें तो मार्केट मतलब बाज़ार, ठीक है। अगर मुझे कोई पेन लेना है, कहाँ जाऊँगी मैं? मार्केट में जाऊँगी। अगर मुझे लैपटॉप लेना है, कहाँ जाऊँगी मैं? मार्केट में जाऊँगी मैं। मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कोई भी सर्विस चाहिए, मैं कहाँ जाऊँगी? मार्केट में जाऊँगी। मुझे पेन लेना है, मैं मार्केट में जाऊँगी। मुझे पेंसिल लेनी है, मैं मार्केट में जाऊँगी। मुझे नहाने के लिए सोप खरीदना है, मैं मार्केट में जाऊँगी। सो एवरीथिंग, मुझे कोई भी गुड चाहिए, मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जिसको मुझे यूज़ करना है, चाहे वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे कैमरा लेना है, तो मुझे कैमरा लेने के लिए भी मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट ऑनलाइन भी हो सकती है, मार्केट ऑफलाइन भी हो सकती है। आप 1-on-1 भी जाके ले सकते हो प्रोडक्ट और आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो प्रोडक्ट को। अगर मुझे कुछ भी ख़रीदना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा, बाज़ार में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी गुड लेना है या मुझे कोई सर्विस लेनी है, सर्विस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वो मैं आपको सर्व कर रही हूँ एजुकेशन। तो एजुकेशन मेरी एक सर्विस है जो आप मुझसे ले रहे हो, आप मुझसे ग्रास्प कर रहे हो, तो आप मेरे कस्टमर हुए और मैं आपकी सेलर हुई, ठीक है। तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। मार्केट मतलब बाज़ार, बाज़ार में होते हैं दो लोग मतलब एक सेलर और एक बायर। सेलर कौन है? जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है। और कस्टमर कौन है? जो प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है। अब सेलर भी एक तरह से कस्टमर ही है। जो सेलर है वो प्रोडक्ट किससे ख़रीदता है? जो प्रोडक्ट को बनाता है। अब बना कौन रहा है? बना रहा है हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर हमारा प्रोडक्ट को बना रहा है। वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर ने बनाया उसने सेलर को दिया। वहाँ पर सेलर क्या है? उसका कस्टमर है। और हम लोग जो सेलर से ख़रीदेंगे, बेचने वाले से ख़रीदेंगे, किसी शॉपकीपर से ख़रीदेंगे, किसी मॉल से ख़रीदेंगे, वो हमारा सेलर हुआ और हम उसके लिए कस्टमर हुए। हम लोग क्या है? कस्टमर हैं। हम जिससे ख़रीदते हैं वो सेलर है और जहाँ से सेलर ख़रीद रहा है वो हमारा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को ही हम सेलर भी कह सकते हैं बिकॉज़ जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर से भी लिंक कर सकती है अपने आप को प्रोडक्ट अपना सेल करने के लिए। बेसिकली मार्केट क्या चीज़ है? मार्केट एक जगह है, मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पर गुड्स जो कि प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दूध चाहिए, सुबह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, फिर हमें बकेट चाहिए नहाने के लिए, देन वी नीड फूड टू ईट, ब्रेकफास्ट करके आते हो ना तो ब्रेकफास्ट चाहिए, देन वी नीड्स क्लॉथ्स टू वेयर। तो जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो सब हमें कहाँ से मिलती है? हमें वो चीज़ मार्केट से मिलती है। हमें वो चीज़ कहाँ से मिलती है? मार्केट से मिलती है। मार्केट मतलब बाज़ार। A place, एक जगह where goods and services are sold and purchased. मार्केट एक जगह है जहाँ पे गुड्स मतलब प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने बताया आपको, पेन, पेंसिल, मिल्क, एग्स, whatever प्रोडक्ट जो भी हमको मार्केट से मिलता है दैट आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। एंड सर्विसेज, टचेबल चीज़ जो भी हमें मार्केट से मिलती है दैट इज़ गुड। एंड सर्विसेज, सर्विस मतलब जैसे कोई मैंने आपको एजुकेशन एज अ सर्विस दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये सारी हमारी क्या है? सर्विसेज है। तो वो भी मुझे मार्केट से ही मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, टूर एंड ट्रैवल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ऑल दीज आर सर्विसेज। ये सब, इस सब की भी एक प्रॉपर एक मार्केट है। तो
इस मार्केट में, ये बाज़ार में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, गुड्स मिलते हैं और सर्विसेज मिलती हैं जो कि सेलर सेल करता है एंड कस्टमर उसको परचेज करता है. सो a market is a place where goods and services are sold and purchased. Where goods and services are sold and purchased. Market में goods और services को बेचा जाता है और कस्टमर उसको खरीदता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप इधर देख सकते हो, ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं, ये हमारे कुछ प्लांट्स पौधे पड़े हैं और यहाँ पर ये हमारी शॉप्स हैं. 1 2 3, ये हमारी 3 शॉप्स हैं. ठीक है. तो जहाँ पर भी शॉप्स है वो जगह क्या है, मार्केट है. ठीक है. तो इस मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो बैग्स मिल रहे हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के बैग्स मिल रहे हैं. तो ये जो बंदा जो इन बैग्स को सेल कर रहा है, ही इज़ कॉल्ड अ सेलर एंड ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट दैट इज़ नेम्ड एज बैग. देन यू कैन सी हेयर, यहाँ पर भी यू कैन सी टॉयज़. ठीक है. सो ये टॉयज़ ये बंदा सेल कर रहा है, ही इज़ अ सेलर. एंड जो यहाँ पर ख़रीदने आया है, सेल का बोर्ड तो दिख ही रहा है, कस्टमर तो भागेंगे ही ना. ठीक है. तो जो इसका प्रोडक्ट ख़रीदने आया है, जिसने सेल लगाई है, वो कौन है, हमारा कस्टमर है. ठीक है. वो कौन है, हमारा कस्टमर है. सो अ प्लेस वेयर सेलर एंड द बायर डील्स विद ईच अदर इज कॉल्ड अ मार्केट. ठीक है. अब हमारे पास वी हैव फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब बहुत सारी तरह की मार्केट्स होती हैं. आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट्स से मैंने टूथपेस्ट की बात करी, तो टूथपेस्ट में मेरे पास न जाने कितने ब्रांड्स हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज़ टूथपेस्ट. ठीक है. अब मैं बात कर लूँ चाहे कोलगेट की, चाहे मैं बात कर लूँ पेप्सोडेंट की, चाहे मैं बात कर लूँ डाबर की, ये तीनों ही कंपनीज एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है विच इज़ टूथपेस्ट. ठीक है. तो वो आपस में, एंड यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बॉटल की क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, ट्यूब की क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, अलग अलग साइजेस में, एंड जो वो पर्टिकुलर साइज़ है वो भी सेम रहता है. ठीक है. तो जहाँ पर सेम तरह का प्रोडक्ट बन रहा है एंड कंपटीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है. देखो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारे पास 4 तरह के मार्केट्स होती हैं. सबसे पहली है हमारी परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है. पहले इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी को भी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की. परफेक्ट कंपटीशन, नाम से पता चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन. कंपटीशन मतलब झगड़ा आपस में. ठीक है. कंपटीशन मतलब आपस में रेस. ठीक है. कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा. कंपटीशन मतलब आपस में बैटल करना, कौन अच्छा करेगा परफॉर्म. ठीक है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे तो बायर्स होते हैं और बहुत ही सारे उसके सेलर्स होते हैं. कस्टमर भी बहुत सारा है, जिसको जो भी वैरायटी उसको लेनी है वो वैरायटी लेगा. ठीक है. तो कस्टमर बहुत तरीके का है. ठीक है. उसकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल. कस्टमर भी बहुत तरीके का है और सेलर्स जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो भी बहुत सारे सेलर्स हैं. सिमिलर प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फिर से जैसे टूथपेस्ट की बात करी थी, तो टूथपेस्ट को एक ही तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल, दांत ही साफ करेगा. ठीक है. तो उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरे पास कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है और डाबर भी है, एज आई सेड अर्लियर. तो वो तीनों फर्म्स बिल्कुल ही सेम प्राइस पर और बिल्कुल ही सेम क्वांटिटी, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाएगी और उसी सेम प्राइस पर, तीनों एक जैसे प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल करेगी. ठीक है. तो ये चीज़ कहाँ पर हो रही है, हमारी परफेक्ट कंपटीशन में हो रही है. जो हमारा
कोलगेट है, पेप्सोडेंट और डाबर है, ये तीनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, ये तीनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और बिल्कुल सेम प्राइस पर सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। देन सबसे पहली बात, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाया इन्होंने। दूसरी बात, सेम प्राइस पर इन्होंने सेल किया। अब देखो, सेम प्राइस पर ये सेल क्यों करते हैं? ये सेम प्राइस पर इसलिए सेल करते हैं सो दैट अगर कोई नई फर्म आती है और अगर वो अपना प्राइस ऊपर नीचे कर देती है तो उसका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? अगर अपना वो जो प्राइस है अगर वो ऊपर कर देगी थोड़ा सा भी तो डेफिनेटली कोई नहीं खरीदेगा। कोई कि अगर किसी को पुराने ब्रांड से वही चीज़ सस्ते में मिल रही है तो वो क्यों किसी नए ब्रांड की तरफ शिफ्ट होगा और अपने ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। सो प्राइस जो है वो मार्केट ही डिसाइड करती है। जो प्राइस प्रेवलेंट चल रहा है मार्केट में, मार्केट ही उस प्राइस को डिसाइड करती है। अगर आप नई एंट्री करते हो मार्केट में, आप भी सेम टूथपेस्ट बनाने के लिए मार्केट में आ रहे हो, तो आपको भी बिल्कुल वही सेम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा जो कि एक्चुअल मार्केट में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोप, ठीक है, बॉडी वॉश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना है, लोग बॉडी वॉश से नहाते हैं। सो बॉडी वॉशेस कितने टाइप्स के आते हैं। उस दिन मैं गई थी मार्केट में, मैंने देखा ओह माय गॉड, और हर एक पे सेल लगी हुई है एंड हर एक बॉडी वॉश पे सेल लगी हुई है एंड बिल्कुल सेम प्राइस का मुझे पड़ रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा लूँ। सो डव का आता है बॉडी वॉश, डेटॉल का आता है बॉडी वॉश, लक्स का आता है, पियर्स का आता है। सो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द मार्केट। और अगर कोई भी अपना प्राइस ज़्यादा रख देगा ना तो कोई नहीं खरीदेगा जिसको, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सबने नहाने के लिए यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब अगर मुझे वो चीज़ सस्ते में मिलेगी तो मैं क्यों महंगी वाली खरीदूंगी ना। तो मार्केट में लोगों को पूरी नॉलेज है, पीपल हैव परफेक्ट नॉलेज कि ये प्रोडक्ट तो हर जगह इतने का ही मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दूंगी तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा एज अ सेलर, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन वेयर देयर आर मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सबको चाहिए सोप नहाने के लिए, सबको चाहिए बॉडी वॉश नहाने के लिए, तो बहुत सारे बायर्स हैं उसी प्रोडक्ट के एंड बहुत सारे सेलर्स भी हैं उसी प्रोडक्ट के। जैसे मैंने बात करी, लक्स है, डव है, पेयर्स हैं, तो बहुत सारे सेलर्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम प्राइस पर बना रहे हैं। ये देखो, ऑल सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दी फर्म्स। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च कर सकता है, वही सेम प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकता है और कोई भी फर्म मार्केट छोड़ के जा सकता है। देयर इज़ अ फ्री एंट्री, कोई भी परफॉर्म कर सकता है मार्केट में आके, अपनी प्रोडक्शन कर सकता है और अपनी सेलिंग कर सकता है, और कोई भी छोड़ के भी जा सकता है, नो वरीज। एंड नो सिंगल सेलर कैन कंट्रोल दी प्राइस, और कोई भी एक सेलर, कोई भी एक जो प्रोडक्ट को बना रहा है प्रोड्यूसर, अब प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस जो है वो मार्केट सेट करती है। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर करेगा उसका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। दूसरी चीज़, अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम भी कर देगा ना तो दूसरे लोग उस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो साइमल्टेनियसली जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना प्रोडक्ट बिल्कुल उसी प्राइस का कर देंगे, तो इवेंचुअली वो सब एक ही प्राइस पर दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है प्राइस को अप ऊपर नीचे करने का। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। मार्केट में जो रेट चल रहा है उस चीज़ का, उसको भी उसी प्राइस पर वो चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि वही सेम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है,
होमोजीनस प्रोडक्ट का मतलब है वही आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, विच इज़ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ टी शर्ट की, इधर देखो क्या है ये मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल है, मुझे इससे क्या बनाना है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे एक टी शर्ट बनानी है, तो टी शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होगा, दैट इज़ हमारा रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल मुझे टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, आई नीड अ फैब्रिक, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, टी शर्ट बनाने के लिए मुझे सिलाई मशीन चाहिए, ठीक है, स्विंग मशीन चाहिए, देन मुझे चाहिए थ्रेड, ठीक है, टी शर्ट बनाने के लिए मुझे थ्रेड चाहिए, प्रिंटिंग करने के लिए मुझे एक प्रिंटिंग मशीन चाहिए टी शर्ट पे प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सामान है जो मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो ये मेरा, इस सामान को मैं क्या बोलती हूँ, रॉ मटेरियल बोलती हूँ। जब मुझे एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस सामान की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं रॉ मटेरियल बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे अब बनानी क्या है शर्ट बनानी है। मार्केट में फॉर एग्जांपल 3 फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। मार्केट में 3 फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। तीनों ही टी शर्ट्स बनाती हैं, तीनों ही सेम रॉ मटेरियल को यूज़ करके टी शर्ट्स बनाती हैं, ठीक है। इसने भी ये वाला मटेरियल यूज़ किया, बी ने भी ये वाला मटेरियल यूज़ किया, सी ने भी ये वाला मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल भी एग्जैक्टली सेम है, तीनों ने टी शर्ट बना दी। सो तीनों ने सेम रॉ मटेरियल यूज़ करके सेम प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ टी शर्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। क्या है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनाया है। इधर देखो, होमोजेनस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तीनों फर्म्स ने एक जैसा रॉ मटेरियल यूज़ करके एक जैसा ही प्रोडक्ट बना दिया, विच इज़ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। सो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कम्पीट कर रहे हैं ना एक दूसरे से, जैसा वो बनाएगा वैसे मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो आगे, प्राइस टेकर फर्म। प्राइस टेकर फर्म मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चार्ज हो रहा है ना, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्राइस पर वो चीज़ बिकेगी। फॉर एग्जांपल अगर $10 की एक फर्म बना रही है, दूसरी भी $10 ही चार्ज करेगी उसके लिए, और तीसरी भी $10 ही चार्ज करेगी, ठीक है। मार्केट में वो अपना प्राइस कैसे सेट करेगी? प्राइस टेकर फर्म बनकर। मार्केट में जो भी प्राइस प्रेवलेंट है, मार्केट में जो भी प्राइस अभी चल रहा है उस सेम प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्राइस चार्ज करेगी, ऊपर नीचे चार्ज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऊपर नीचे चार्ज करने की, चालाकी करने की कोशिश करी तो मार्केट से आउट, उसको मार्केट में जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, सो फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ओके, एंड जो मार्केट में प्रेवलेंट प्राइस है वही मार्केट फर्म अपना चार्ज करेगी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट बता दिया मैंने आपको कि कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है और अपना प्रोडक्शन कर सकती है, प्रोडक्ट सेल कर सकती है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, आपका क्लोथ्स हो सकते हैं, आपकी चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी फर्म जो है वो मार्केट में आ सकती है, एंट्री, ठीक है। एंड कोई भी फर्म है जो वो मार्केट छोड़कर भी जा सकती है अगर वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपनी कॉस्ट कवर कर पा रही हो, ठीक है। देन एवरीबडी हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज। सबको सब पता है, सेलर को पता है कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, इस पे बेचूंगा तो मुझे मुनाफा होगा, तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बायर को पता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का इतना एक प्राइस सेट है, इससे ज़्यादा में मैं नहीं लूँगा, जो मर्जी कर लो, इससे ज़्यादा मैं तो नहीं दूंगा ही नहीं, पैसे ही नहीं खरीदूंगा ही नहीं वो वाला प्रोडक्ट। तो परफेक्ट नॉलेज किस किस को है? दोनों को है। सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है, एंड कस्टमर को भी परफेक्ट नॉलेज है, दोनों को
परफेक्ट नॉलेज है। समझ में आया? अब तक क्या समझ में आया? एक मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, उसमें आप आ भी सकते हो, सेलर प्रोडक्शन कर भी सकता है और आप एग्जिट भी कर सकते हो। किसी भी टाइम आप एंट्री कर सकते हो, किसी भी टाइम आप एग्जिट कर सकते हो। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन रहा है, सेम तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, सेम प्राइस पर वो प्रोडक्ट बिक रहा है, सबको सब चीज़ का परफेक्ट ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है हर चीज़ की। एंड जो प्राइस है वो भी सब लोग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चार्ज कर रहे हैं जो मार्केट में प्रेवलेंट है, जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मार्केट में रहने के लिए परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म को कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं जो उसको फॉलो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो उसकी फुलफिल होनी ही चाहिए ताकि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए, ताकि वो मार्केट में रह सके, compete कर सके किसी दूसरी फर्म के साथ। पहली कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारे पास है MR इज इक्वल टू MC। अब MR MC क्या है मैम? देखो, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, एंड MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दो चीज़ें होती है हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू मतलब जो मेरे पास आ रहा है, जो सेलर के पास आ रहा है, किसी प्रोडक्ट को सेल करके उसके पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी इनकम आ रही है। उसने एक पेन बनाया, 20 रुपये का पेन बनाया, ठीक है, अब वो जो 20 रुपये है वो उसका क्या है? रेवेन्यू, उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? उसने एक पेन बना दिया, लेट्स से, उसको उस पेन की कॉस्ट लगी 10 रुपीज़। ठीक है, अब उस 10 रुपीज़ की भी आगे क्या है? बाइफरकेशन है। 1 रुपये उसने दिए लेबर को, 1 रुपये उसने दिए इसकी पैकेजिंग को, मतलब इसकी जो प्रिंटिंग है, 1 रुपये उसने दिए इसके जो पैकेट आता है ना, उसके बीच में आता है ना ये डल के, उसको दिए। तो ऐसे 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 करके उसके उस एक प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट निकलती है अलग 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 तरीके से। ठीक है, तो कॉस्ट निकल गई उसकी। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल होता है कि एक एडिशनल इनपुट लगा के, एक इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने इनपुट्स लगाई, कुछ इनपुट्स लगाई, इसकी एडवर्टीजमेंट करी, वो भी मेरी एक इनपुट कॉस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने इसकी पैकेजिंग में पैसे लगाए, वो भी मेरी एक कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट। तीसरी चीज़, मैंने इसको बनाने के लिए मशीन यूज़ करी, उसकी मेरे पास जो टियर एंड वियर कॉस्ट आई वो। देन इसको बनाने के लिए मुझे इंक की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इंक के लिए जो पैसे लगाए वो मेरी एक कॉस्ट है। तो मिला जुला के जो मेरी कॉस्ट आई वो 10 रुपीज़ आई इसको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे बहुत सारे पेन्स बनाने थे। ठीक है, तो मैंने एक लेबर और हायर कर ली। ठीक है, मैंने एक लेबर और हायर कर ली, मतलब मैंने एक एडिशनल इनपुट हायर करी, ठीक है, तो उस एडिशनल इनपुट ने मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है, मेरी जो कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि मैं अब उस लेबर को थोड़े से पैसे भी तो दूंगी ना, क्योंकि मैंने अब उसको हायर किया तो मुझे उसको वेजेस भी तो देने पड़ेंगी ना। मेरी कॉस्ट, इनपुट की थोड़ी सी कॉस्ट भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, मेरी इनपुट की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई। अब जो मेरा वो एडिशनल इंक्रीज़ आया है कॉस्ट में, मैं चाहती हूँ कि वही एडिशनल इनकम में जो मेरा कॉस्ट में जो मेरा इंक्रीज़ आया, वही एडिशनल इंक्रीज़ मेरी इनकम में भी आए। मैंने जो एक्सपेंडिचर किया है, जो मैंने खर्चा किया है ना इसको बनाने में, जितना इंक्रीज़ मेरे खर्चे में आया है ना, एटलीस्ट उतना इंक्रीज़ तो यार मेरे रेवेन्यू में आना चाहिए, जिसमें मैं बेच रही हूँ उस प्रोडक्ट को, जितने प्राइस पे मैं उस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जितना
increase, marginal, additional increase in the cost, additional increase in the cost of an input. जितना मैंने एक यूनिट को पे करा है, लेबर को पे करा है, एटलीस्ट उतना ही मार्जिन, जितना मार्जिन मैंने एक लेबर को इंक्रीज़ करने में कॉस्ट में लगाया है, उतना ही मार्जिन एटलीस्ट मुझे रेवेन्यू में भी हो, उतना ही मार्जिन मेरी इनकम में भी इंक्रीज़ करे मुझे, ठीक है। तो जितनी मेरी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है एटलीस्ट उतना तो मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए ना यार, ठीक है। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है कि एम आर शुड बी इक्वल टू माई एम सी, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एम सी। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है दैट एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एम आर एम सी को कहाँ से कट करेगा, नीचे से कट करेगा, बिलो। देखो ये मेरी एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा क्या है, एम आर है, ये मेरा रेवेन्यू है। एम आर होता है इक्वल टू ए आर, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस बनाया, ये मेरा प्राइस, ठीक है, ये मेरा प्राइस है, ठीक है। इस प्राइस पर मैं चीज़ को सेल कर रही हूँ, इस प्राइस पर मैं चीज़ को क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा कॉस्ट है ना वो एटलीस्ट मेरे प्राइस से कम हो ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऐसे जाता है कर्व, दिस इज़ हाउ इट गोज़, जे शेप, ठीक है। पहले डिक्रीज़ होती है मेरी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मेरी कम होती है, फिर वो ऊपर जाती है मेरी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट को बनाने में, एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो मेरी इनपुट में मैंने एडिशनल खर्चा किया है वो मेरी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो ये पॉइंट है जहाँ पर मेरा एम आर इज़ इक्वल टू एम सी है, एक तो मैं ये कंडीशन पूरी करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट जिस प्राइस पर मैं उस चीज़ को बेच रही हूँ एटलीस्ट मुझे जितना कॉस्ट मेरा लगा है एटलीस्ट मुझे उतना रेवेन्यू तो हो ना, जितना मेरा रेवेन्यू है और जितनी मेरी कॉस्ट है एटलीस्ट वो दोनों तो इक्वल आ जाए ना, जितना मैंने खर्चा किया एटलीस्ट मुझे उतना रेवेन्यू तो आए, तो वो मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पर इस प्राइस पर बेचने पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वो क्या कहता है, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी शुड कट मतलब एम आर फ्रॉम बिलो, मतलब मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो मेरी रेवेन्यू से कम होनी चाहिए, वो मेरी रेवेन्यू से कम होनी चाहिए, तभी वो नीचे से कट करेगी ना इसको। अगर मार्जिनल कॉस्ट मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ही मैंने ऐसे बना दी तो क्या होगा, प्राइस तो मैं कम चार्ज कर रही हूँ और मेरी कॉस्ट इतनी ऊपर जा रही है, क्या फ़ायदा हुआ मुझे प्रोडक्ट बनाने का, क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो मेरा जो एमसी है वो हमेशा शुड कट एम आर, जितना मैं प्राइस चार्ज करूँगी, जितना मुझे रेवेन्यू होगा, जितना मेरे पास इनकम आएगी, एटलीस्ट वो जो मेरी कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू से नीचे होनी चाहिए। तो वो मेरे रेवेन्यू मतलब मेरी इनकम से जो मुझे मिलेगा उससे नीचे होनी चाहिए मेरी कॉस्ट, जितना मुझे उस सामान को बनाने में लगा, ठीक है। तो मेरा जो एम सी है दैट शुड कट माई एम आर, मेरी जो रेवेन्यू कॉस्ट लाइन है और रेवेन्यू लाइन है उससे एटलीस्ट जो मेरी कॉस्ट लाइन है वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। तो ये दो कंडीशंस एटलीस्ट हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए अगर हमें मार्केट में compete करते रहना है, हमें मार्केट में खड़े रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन MC should be equal to my MR and second order condition that MC should cut MR from below, ठीक है। सो ये हो गई मेरी दो कंडीशंस जो एटलीस्ट मुझे अपने परफेक्ट कंपटीशन में तो फुलफ़िल करनी ही करनी है। नेक्स्ट देखो आप, मेरी बात हो रही है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब परफेक्ट कंपटीशन में हम शॉर्ट रन की भी बात करते हैं और हम लॉन्ग रन की भी बात करते हैं। शॉर्ट रन का टेन्योर है, शॉर्ट रन मतलब फर्म प्रोडक्शन, फर्म है जैसे कोई कंपनी है, वो प्रोडक्शन अपना जो ग्राफ है, प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो लेट अस सपोज एनालाइज करती है फॉर 1 ईयर, ठीक है।
कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए कि मैंने एक साल में कितनी ग्रोथ करी है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसका शॉर्ट रन ग्राफ हो गया। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि शॉर्ट रन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर वो डामाडोल लॉस, ठीक है, लॉस के सिचुएशन में है। तो कुछ 3 तरह के हमारे पास सिनेरियोज होते हैं एक परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पर शॉर्ट रन की बात हो रही है अभी सिर्फ, कि विद इन 1 ईयर 2 ईयर शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा टाइम के लिए, जब अभी अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो शॉर्ट टर्म में मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहला सिनेरियो है हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का, पहला सिनेरियो है हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओ माय गॉड, नॉर्मल से भी सुपर, नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इतनी कमाई हो रही है। क्या होता है उसमें सिचुएशन, MC/MR के इक्वल होनी ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। इधर देखो, फर्स्ट कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, और जो मेरा AR है, AR इज शुड बी ग्रेटर देन AC। अब AR क्या है, नई टर्म आ गई मैम, इतनी टर्म्स, चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको। MR MC समझ में आ गया। एक एडिशनल इनपुट के लिए अगर मेरे को एक एडिशनल इनपुट लगाई मैंने, तो वो मेरी MC, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और उसी एडिशनल इनपुट के लिए मुझे कितना एडिशनल इनकम मिल रहा है, दैट इज़ मेरा MR, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो, AR एंड AC, AA एवरेज रेवेन्यू and AC is equal to एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। AR is equal to एवरेज रेवेन्यू and AC is equal to एवरेज कॉस्ट। अब देखो, AR क्या होता है, is equal to TR upon Q, TR upon Q। TR क्या है, टोटल रेवेन्यू। मैंने कितने प्रोडक्ट्स, लेट्स से मैंने प्रोडक्ट बनाया 5 रुपए का, ठीक है, लेट्स से ओके, लेट अस एक्सप्लेन कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो मैंने 10 रुपए का बनाया, ठीक है, वो मेरी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई 1 यूनिट को बनाने की। कितनी यूनिट को बनाने की, 1 यूनिट को बनाने की, ठीक है, ओके। उस कॉस्ट पे मैंने इस कॉस्ट का बनाकर उसको सेल किया 20 रुपीज़ का, तो ये मेरी 1 यूनिट की क्या हो गई, 1 यूनिट का प्राइस हो गया, ठीक है। 10 का बनाकर 20 में बेचा, तो मैंने उस पर रेवेन्यू, मेरी इनकम क्या आई उस पर, 10 का बनाया 20 में बेचा, 10 रुपये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। 10 रुपये मेरा रेवेन्यू हो गया 1 यूनिट पे, 1 यूनिट पे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कितने, 1 यूनिट बनाया, ठीक है, 1 यूनिट मुझे 10 रुपये की कॉस्ट पड़ी। अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगी तो मुझे 100 रुपये लग जाएंगे बनाने में, 100 रुपये लग जाएंगे, मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10 यूनिट के लिए। और उसको 1 यूनिट पे अगर मैं 10 रुपये कमा रही हूँ, तो 10 यूनिट पे मैं 100 रुपये ही कमाऊँगी ना। 1 यूनिट पे 10 रुपये कमा रही हूँ ना, 10 का बना के 20 पे बेच रही हूँ, ठीक है, तो 10 यूनिट को मैं 200 में बेचूंगी ना टोटल को, तो मेरे को मुनाफा कितना होगा, मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, 100 रुपये आएगा मेरे पास। मेरा रेवेन्यू कितना आएगा मेरे पास, 100 रुपये आएगा मेरे पास मेरा रेवेन्यू। तो TC मेरा 100, TR मेरा 100, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 10 यूनिट्स बनाए हैं, TC को 10 से डिवाइड कर दूंगी। जितने भी यूनिट्स मैंने बनाए हैं उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी। देखो, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q एंड AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q। मैंने कितना रेवेन्यू कमाया, 100 रुपये, कितने यूनिट्स बनाए, 10, और एवरेज कॉस्ट 100 TC अपॉन 10, 10 और 10। देखो, मुझे एवरेज कॉस्ट कितनी लगी थी, एक
प्रोडक्ट को बनाने में 10, ठीक है। और एक ही प्रोडक्ट पे मैंने जब उसको 20 का बेचा तो मेरा एवरेज हर यूनिट का मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 10 रुपये आया। 10 का बना के 20 में बेचूंगी तो मुझे 10 रुपये का रेवेन्यू आएगा ना। पर यूनिट रेवेन्यू को हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू और पर यूनिट कॉस्ट को हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ से आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो गया। अब अगर मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, पर यूनिट इनकम जो मुझे आ रही है वो मेरी ज़्यादा आ रही है। अभी तो 10 आ रही थी ना, अब अगर वो मेरी 12 आ रही है AR, ठीक है, और मेरी कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट को बनाने में, 10 रुपये थी, तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जब ये 10 से ज़्यादा होगा AC AR से, AR AC से ज़्यादा होगा तो मुझे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 2 रुपये कमा लिए ना, देखो 10 का बना के, 1 यूनिट 10 की बना के 12 में बेच रही हूँ, प्रॉफिट में हूँ ना। 2 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहे हैं ना, कॉस्ट नहीं लगी मेरी इतनी, 2 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट when it is less than average revenue we earn super normal profits, we will earn super normal profits, ठीक है। अब आगे देखो, उसी तरह अगर MCMR तो इक्वल है ही है, अगर मेरा AR इज इक्वल टू AC, जहाँ पर जो अभी सिचुएशन समझाई थी जहाँ पर 10 इज इक्वल टू 10 था, AR वॉज इक्वल टू AC, वो सिचुएशन मेरी कौन सी थी, वो सिचुएशन मेरी नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन थी। वो सिचुएशन मेरी नॉर्मल, मतलब प्रॉफिट हो रहा है बट नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मेरा AR, मेरा जो एवरेज 1 यूनिट को बनाने का जो रेवेन्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स में AR इज इक्वल टू AC। एंड लॉस में क्या होता है, अब उल्टा कर दो इसका, जहाँ पर हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाती है, सॉरी AC, ठीक है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट ही बढ़ जाती है। प्रोडक्ट बनाने में देखो, प्रोडक्ट बनाने में मुझे लगे लेट्स से 12 रुपये, लेट्स से 10 रुपये, और मुझे उस पर मुनाफा हो रहा है, मैं उस पर कमा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये। हो गया ना लॉस। बनाया मैंने 10 का, और 1 यूनिट की बात हो रही है, एवरेज मतलब 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट की बात हो रही है। बनाया मैंने 10 रुपये का और मुझे मिल तो यार 8 ही रहे हैं, 2 रुपये तो मैं लॉस कर रही हूँ। थर्ड सिचुएशन, जहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है एक प्रोडक्ट को बनाने की, एवरेज रेवेन्यू हमारा कम है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हमारी कौन सी है, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। MCMR तीनों में इक्वल, MCMR तीनों में अगर इक्वल भी आ रहे हैं, जहाँ पर हमारी मार्जिनल इनपुट को बढ़ाया उतनी ही आउटपुट को भी रेवेन्यू हमारी सेम आ रही है। इनपुट को बढ़ाने से जितना इनपुट की हमारी कॉस्ट लग रही है उतनी ही आउटपुट की कॉस्ट इक्वल आएगी, ठीक है। तीनों में ये चीज़ तो चलो चल रही है, बट अगर 1 यूनिट पे ही मुझे ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट मेरी कम आ रही है तो मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मेरी 1 यूनिट की रेवेन्यू जो मुझे मिला और 1 यूनिट की कॉस्ट दोनों इक्वल आ रही हैं तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मेरी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है, यार कितना बड़ा लॉस, ठीक है, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ लॉस। ये 3 सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। अब इनके कुछ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला हम देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, इतना मैं प्राइस मार्केट में चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू AR, एवरेज रेवेन्यू सिंगल यूनिट की कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू मेरा हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा टोटल रेवेन्यू 100 है और जब मैंने यूनिट्स बनाई हैं वो 10 है, तो मैं उसको 1 यूनिट की कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू, तो मैं उसको कितने में बेच रही हूँ, 10 रुपये में बेच रही हूँ। तो AR इज इक्वल टू 10 रुपये जिसमें मैं उसको बेच रही हूँ, ठीक है।
Okay, MC should cut MR from below. MC should cut MR from below. ठीक है, ये मेरा MC हो गया, इसने काट दिया उसको। यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, सिचुएशन पहला क्या था उसमें, MC शुड बी इक्वल टू MR, सुपर नॉर्मल की बात हो रही है, एंड एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरी जो कॉस्ट है वो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू से कम आएगी। इतना मैं इतने का बेच रही हूँ, इतना मेरे पास आ रहा है, तो मेरी जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट वो मेरी प्राइस से कम आ रही है, इतना प्राइस चार्ज कर रही हूँ, और कॉस्ट का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। करो ज्वाइन, देखो कॉस्ट का ग्राफ है ये मुझे बनाने में लग रहा है खर्चा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है ना, तो मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है, P1 मेरी कॉस्ट है। ठीक है, 5 रुपये मुझे कॉस्ट लग रही है, और मैं उसको बेच रही हूँ 10 रुपये का, उसको बेच रही हूँ 10 रुपये का। ये पोर्शन मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन माई एवरेज कॉस्ट। मेरी एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है। रेवेन्यू मतलब इनकम, कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा नीचे है, और रेवेन्यू मतलब इनकम मेरा ऊपर है, तो मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस पोर्शन इज माई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारा AR इज इक्वल टू AC। ठीक है, देखो MR है ये, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P। इस प्राइस पे बना रही हूँ, यहाँ से MC कट करेगा। अब जो मेरी कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट, वो भी इतनी है, और इतना ही मैं प्राइस चार्ज कर रही हूँ, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। मैं अपनी सैलरी दे पा रही हूँ, अपने लिए कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल पा रही हूँ। सेलर की बात हो रही है, सेलर अपने लिए प्रॉफिट निकाल पा रहा है, सेलर सैलरीज पे कर पा रहा है, सेलर अपना रेंट पे कर पा रहा है। ठीक है, तो अपने खर्चे वो निकाल पा रहा है, अपने लिए थोड़ा सा प्रॉफिट भी उसके पास बचा है, तो वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है, जहाँ पर उसकी AR रेवेन्यू इज इक्वल टू हिज एवरेज कॉस्ट। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, मेरी नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन हो गई। ग्राफ आप देखो, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर ही मिल रही है, जहाँ पर AR मतलब प्राइस इज इक्वल टू हमारा ये AC का बॉटम इज इक्वल टू हमारा ये हमारा MR जा रहा है, इज इक्वल टू हमारा AC का पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स जहाँ पर मिल जाएंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। लेट्स गो मूव अहेड। नाउ द सिचुएशन इज लॉस। लॉस में क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा। डायग्राम से समझेंगे फिर से। MR AR प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, इस प्राइस पे बेच रही हूँ। ठीक है, बट बना किस पे रही हूँ, ऊपर ज़्यादा प्राइस पे बना रही हूँ। ठीक है, करो ज्वाइन। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट ऊपर, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट ऊपर, करो ऊपर। दिस इज मेरा लॉस। क्या है ये, मेरा लॉस है। क्यों? बना किस पे रही हूँ, P पे, बेच किस पे, सॉरी बना किस पे रही हूँ, P1 पे, बेच किस पे रही हूँ, P पे। ज़्यादा पे बना रही हूँ और कम पे बेच रही हूँ, लॉस में हूँ, तो इतना मुझे लॉस
सहन करना पड़ेगा ना। तो वो मेरा सिचुएशन क्या हुआ, लॉस का सिचुएशन हुआ, वेयर हमारी कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एक यूनिट को बनाने का रेवेन्यू। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई मेरी लॉस की। अब मेरी एक बात सुनो, फर्म लॉस की सिचुएशन में भी काम करती रहेगी क्योंकि अभी शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन में मे बी वो एडवर्टाइज करके, मे बी थोड़ी सी अपनी इनपुट कॉस्ट बढ़ाकर मार्केट में ग्रो अभी भी कर सकती है लॉन्ग रन में। ठीक है, तो वो अभी भी काम करती रहेगी, पर वो कब तक काम करेगी, वो तब तक काम करेगी जब तक एटलीस्ट उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, AVC, एवरेज वेरिएबल्स मतलब लेबर, कैपिटल, जो वेरिएबल्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको लग रहे हैं, प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स उसके यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ वेरिएबल्स। ठीक है, लेबर को वो क्या देती है, वेजेस देती है, सैलरीज देती है। ठीक है, और कैपिटल को रेंट देती है, खर्चा। ठीक है, रेंट देती है, कैपिटल के लिए रेंट देती है। तो अगर उसका ये वाला खर्चा भी पूरा हो रहा है, स्टिल वो ऑपरेट करेगी, एटलीस्ट उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो फुलफिल हो रहा है, वो अपने एक्सपेंसेस पे कर पा रही है। तो वो फर्म जो है अभी मार्केट में परफॉर्म करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो मार्केट छोड़ के चले जाएगी, नहीं, वो लॉन्ग रन का वेट करेगी, वो कुछ इनपुट ऐसा डालेगी कि वो अपना नीचे से ऊपर उठ पाए। ठीक है, लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में फर्म तब तक तो ऑपरेट एटलीस्ट करेगी ही करेगी जब तक उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है। लिखो, द फर्म विल स्टिल ऑपरेट इफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू, मतलब इतना रेवेन्यू तो एटलीस्ट उसको आ रहा है कि वो अपनी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फुलफिल कर पाए। देन इफ प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम AVC, अगर प्राइस मिनिमम AVC से ज़्यादा है, इतने प्राइस पे मैं बेच रही हूँ और इतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, इतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, प्राइस से कम आ रही है ना, द फर्म कंटिन्यूज प्रोडक्शन, फर्म स्टिल प्रोडक्शन करती जाएगी क्योंकि अभी उसकी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है उसकी सिंगल फैक्टर की कॉस्ट से, वेरिएबल की कॉस्ट से। इवन इफ इट इज़ मेकिंग अ लॉस, चाहे वो अभी लॉस में है, बिकॉज एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट आर कवर्ड, क्योंकि एटलीस्ट उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो वो कवर कर पा रही है ना, एटलीस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट, वेजेस, सैलरीज, रेंट, एटलीस्ट वो तो वो कर पा रही है ना। तो ये सब क्या होगा, लॉस की सिचुएशन होगी। ठीक है, जहाँ पर लॉस की सिचुएशन में वो अपना फर्म को अभी भी काम पे लगाए रखेगी, काम अभी भी करेगी, प्रोडक्शन अभी भी करेगी क्योंकि एटलीस्ट वो अपनी वेरिएबल को पे कर पा रही है। नाउ अब एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब उसको रैप अप करना पड़ेगा सब कुछ, शट डाउन पॉइंट। अब उसको मार्केट से अपना नमस्ते करके जाना पड़ेगा बाहर। क्यों? शट डाउन पॉइंट कब आ जाता है? जब उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अब वो अपनी लेबर को सैलरी तक नहीं दे पा रही है, अपनी कैपिटल का रेंट तक नहीं पे कर पा रही है। तो इस सिचुएशन में इतना लॉस है उसको, इतना लॉस है कि वो उसका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे है। तो देखो ये कॉस्ट है उसकी एवरेज कॉस्ट, ये उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, बट वो जो प्राइस चार्ज कर रही है, जो उसका MR है, वो इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे है, वो इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे है। जब वो इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे है उसका प्राइस, एक यूनिट को बनाने का प्राइस, तब वो क्या करेगी? बंद करेगी फर्म, अपने बोरिया बिस्तरा बांधेगी और चल जाएगी गांव की तरफ। ठीक है, तब वो अपना प्रोडक्शन रोक देगी और the seller will wrap up and move to his village. If the market price is less than the minimum average variable cost, ये मिनिमम है, इतना पॉइंट मिनिमम है। अगर वो इतने पे बना रही है, इतनी कॉस्ट अभी उसको पे करनी पड़ रही है और इससे भी कम उसको चार्ज
वो अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रही है, तो उसको शट डाउन करना पड़ेगा। ये लिखा है द फर्म कैन नॉट इवन कवर द वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, सो इट विल शट डाउन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वो शट डाउन कर देगी अपनी फर्म को बंद कर देगी। इफ़ प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ABC, अगर प्राइस इतना ही चार्ज हो रहा है जितना उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, द फर्म इज़ इनडिफरेंट बिटवीन प्रोड्यूसिंग एंड शटिंग डाउन। तब अगर प्रोडक्शन करती भी रहेगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली उसको शट डाउन करना ही पड़ेगा। बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी जो प्राइस है वो और भी कम हो जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम लगती है। जब हमारे पास हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में और हम स्टॉक इकट्ठा करे जा रहे हैं और रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा है, तो हमारा लॉस ही होगा ना। तो अगर वो करती भी जाएगी ना प्रोडक्शन तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी वो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस पॉइंट पे हमारा शट डाउन पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, शट डाउन पॉइंट होगा, जहाँ पर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो द कंडीशन इज़ where price should be equal to minimum of ABC, where price should be equal to at least minimum of ABC, जहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए अपने बिजनेस को। यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, अपने बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। शॉर्ट रन की बात हो गई, अब लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रन में हर एक परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, हर एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड पार्ट ऑफ द MC कर्व। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का आपको पता ही है ग्राफ, देखो सिंपल, जहाँ पर आपका MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, MR/MC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू प्राइस। यहाँ पर AC, MC, MR और प्राइस, चारों चीज़ें क्या हैं, इक्वल एक दूसरे के। ये वाला पॉइंट मेरा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर मेरी सारी चीज़ें एक दूसरे से इक्वल हैं। ठीक है, तो सप्लाई कर्व मेरा क्या है, अब उसने एक और चीज़ बोल दी इसमें कि जो सप्लाई कर्व है ना, वो मेरा MC का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है, वो ही मेरा MC कर्व है। ठीक है, सप्लाई कर्व है, MC का अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ही मेरा सप्लाई कर्व है। सप्लाई मतलब मैं इतना ही प्रोडक्ट सेल करूँगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो नीचे वाले पार्ट में तो मैं अपना इस प्राइस पे बेच रही हूँ ना, तो जो मेरी कॉस्ट है वो कहाँ जा रही है, मेरी जो कॉस्ट है वो नीचे है। ठीक है, और प्राइस मेरा ऊपर है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट अपना सेल करना है मार्केट में, तो जो मेरा सप्लाई कर्व होना चाहिए वो मेरा रेवेन्यू एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए, कॉस्ट मेरी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू मेरा ऊपर होना चाहिए, इनकम जो मेरे पास आएगी वो मेरे ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला पार्ट है ना मार्जिनल कॉस्ट का, वो मेरा सप्लाई कर्व होता है। सप्लाई कर्व आपने वैसे भी बनाया होगा, सप्लाई कर्व गोज लाइक दिस। ठीक है, तो मेरा जो ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है दैट इज़ मेरा सप्लाई कर्व। MC का अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट इज़ हमारा सप्लाई कर्व, जिस पर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, सो आई होप यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा अभी तक। एंड नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एंड देन वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।